हाय डॉक्टर अनन्या। सबसे पहले यार ये बताओ कि इतना मुश्किल क्यों हो चुका है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। मुश्किल फ़ीस की वजह से हो गया है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की फ़ीस इस टाइम पे प्राइवेट की 15 लाख के आसपास हो चुकी है और इसमें हॉस्टल फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ एकेडमिक फ़ीस है? यस, ये सिर्फ अकेडमिक फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस जो है वो इसके ऊपर से होती है, अराउंड 1 लाख पर ईयर। 1 लाख, ओके। 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास हॉस्टल फ़ीस हो चुकी है। और ये लोग काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसा भी कर देते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 साल वो हॉस्टल फ़ीस मैंडेटरी कर देते हैं कि अगर बच्चा बाहर भी रहना चाहे तो वो ऑप्शन ही नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि इट्स कंपल्सरी। ओके। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट सीट निकाल ले, गवर्नमेंट सीटें बहुत कम है। उसके ऊपर से अगर आप प्राइवेट में जाना चाहो तो फीस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट के लिए इस टाइम पे एमबीबीएस ऑप्ट करना। तो अभी क्या है कि काफ़ी सारे ना केसेस सुनने में आते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे कोटा में जाते हैं, तैयारी करते हैं नीट की एंड सुसाइड करते हैं। आपने भी एमबीबीएस करी है, तो एडमिशन मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है, क्यों इतना प्रेशर बनाया जा रहा है बच्चे के ऊपर कि बच्चे सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं? कुछ प्रेशर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बनाते हैं, कुछ प्रेशर पेरेंट्स बनाते हैं और कुछ प्रेशर बच्चा खुद ले लेता है। अब एग्ज़ाम टफ है तो प्रेशर तो नेचुरली है ही। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ओके। उनको अपने बच्चे को काउंसिल इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चा इतना प्रेशर ना ले। हम्म। ठीक है। अब जैसे मेरे घर में भी हैं कजन्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई हैव मेड श्योर कि मैं पेरेंट्स को बोलूँ कि कि बच्चे पे इतना प्रेशर मत डालो, उसको बस ये बोलो कि रिजल्ट चाहे जैसा भी आए डजेंट मैटर, आप अपना 100% दो, उसके बाद देखेंगे, ऑप्शन बहुत है लाइफ में। दैट्स द काइंड ऑफ काउंसलिंग विच इज़ नीडेड पेरेंट्स के पार्ट पे। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, मैंने सुना है कि डोनेशन भी बहुत जाती है मेडिकल कॉलेजेस में, ऐसा है क्या? डोनेशन तो यार जाती है, अच्छी खासी जाती है, क्योंकि पहले क्राइटेरिया नहीं था नीट क्लियर करने का। पहले क्या होता था कि कॉलेजेस अपने खुद के प्राइवेट एग्जाम्स करवाते थे, जिसमें जितने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया है उसका उस हिसाब से एडमिशन हो जाता था। जब ये सब घोटाला सामने आया तो फिर क्राइटेरिया लगा दिया कि नीट में कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने हैं, उसके बाद ही एडमिशन होगा। तो हर कॉलेज का एक सेट क्राइटेरिया होता है कि हम इस रैंक से इस रैंक तक के बच्चे को ही एडमिशन देंगे। बट अगर जैसे पेरेंट्स पहले ही चले जाते हैं कॉलेजेस के पास कि हमें आपके कॉलेज में बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि आप 50 लाख, फॉर एग्जांपल कि आप 50 लाख रुपए हमें दे दो, आपका बच्चा जैसे ही नीट क्लियर करेगा हम उसको सीट दे देंगे यहाँ पे। तो एडमिशन नीट के बेसिस पे हो रहा है, डोनेशन बेसिस पे हो रहा है, ये मतलब एग्जैक्टली है क्या? नीट का कट ऑफ क्लियर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट एक कंपलसरी एग्ज़ाम है कि नीट आपको क्लियर करना ही करना है? हाँ, नीट जिसने क्लियर कर लिया वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ओके। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है मतलब? किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, मतलब कि अगर आप उस स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज की रैंक क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हो तो आप काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ओके। एंड डोनेशन? डोनेशन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है तो कई बार कॉलेजेस डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनको जो भी सेट अमाउंट ऑफ मनी है वो आप उनको दे दो, तो वो सीट कोई डिजर्विंग बच्चे की जगह आपको दे देंगे। ठीक है। 50 लाख का आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल डोनेशन हो गया, इसके बाद कॉलेज की फ़ीस कितनी जाती है? कॉलेज की फ़ीस उसके ऊपर से आप अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख से 15 लाख डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। ये एक स्टैंडर्ड है, 13 to 15 लैक्स? कम ज़्यादा भी हो सकती है बट इससे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती है। ओके। तो अगर 15 लैक्स भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें, एंड कोर्स कितने साल का है? 5.5 साल का इंक्लूडिंग 1 साल की इंटर्नशिप, बट वो 5 ईयर्स का लेते ही हैं फीस। तो अगर इसको मोटा मोटा देखा जाए, 15 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है, 5 साल का कोर्स है, तो ये हो गया 75 लाख रुपए। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने दिए 50 लाख रुपए डोनेशन के, तो 50 + 75 ये तो 1.25 करोड़ रुपए हो गया। इतना ही होता है। ये सिर्फ एमबीबीएस की फ़ीस आप बता रहे हो? यस, ये एमबीबीएस की फीस है विद डोनेशन। एंड इसमें कुछ हॉस्टल चार्जेस एंड और भी जो खर्चे होते हैं वो इसमें इंक्लूडिंग नहीं है? नहीं, काफ़ी सारे जगहों पे फीस में हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं बट मैक्सिमम जगहों पे हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। 1.25 करोड़ रुपए में
MBBS करने के बाद सैलरी कितनी लगती है बच्चे की? 50,000 से 55,000 हमने तो सुना है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं। कमाते हैं, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप MBBS करके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली में जॉब अप्लाई करते हो, जिसमें अराउंड 600 बच्चे एप्लीकेशंस भरते हैं और सीट सिर्फ 92 95 ऐसे होती हैं, तो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी और आपका क्लियर हो जाता है कि आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन दिल्ली, तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी। अराउंड 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी लग जाएगी। बट वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब आपका 1 साल कंप्लीट होगा तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। वो जनरली उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आप जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए। जब आप उनको बोलते हो कि हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, हमें जॉब चाहिए, तो आपको बोलेंगे कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 55 to 60,000 रुपीज़ की जॉब दे देंगे। यार 1.25 करोड़ खर्च करने के बाद इतने कम सैलरी पे अगर किसी को लगना है, तो फिर इतनी ज़्यादा पब्लिक जा क्यों रही है इस फील्ड में? पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बस वही चल रहा है। अभी भी वही चल रहा है कि बच्चा या तो हमारा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो इस चक्कर में जिन पेरेंट्स के पास है इतना पैसा कि वो करवा सकते हैं, वो करवा रहे हैं। जिनके पास नहीं है इतना, वो फिर बच्चा बेचारा गवर्नमेंट सीट निकालने के पीछे अपनी लाइफ के कितने साल ख़राब कर देता है। और गवर्नमेंट सीट निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है अब गवर्नमेंट सीट निकालने के लिए। सही है। तो यार 1.25 करोड़ खर्च करना, अगर मोटा मोटा हम फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, तो ये तो किसी भी मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए या फिर लोअर मिडिल क्लास जो पेरेंट है उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतनी तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो पूरे साल की, मतलब पूरी ज़िंदगी की जिनकी कमाई इतनी हो पाती है। लोग अपना घर वर भी बेच देंगे तो भी शायद कभी वो इतना पैसा ना जोड़ पाएँ। तो ये तो फिर मतलब ऐसा हो गया कि कोई गरीब का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा। यार ये हार्श रियलिटी है, बट ये सच है कि अगर आपको फिर करवाना है अपने बच्चे को मेडिकल, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में करवाओ, जिसका फिर वही है कि एग्ज़ाम टफ है तो निकालना मुश्किल होता है। तो यानी कि आपके बैच में जो भी लोग थे सारे रिच ब्रैट्स थे, ऐसा कह सकते हैं? हमारे टाइम पे तो खैर बहुत कम थी फीस। मेरे को हो गया है काफ़ी साल MBBS करे हुए, तो हमारे टाइम पे तो इसकी आधी भी नहीं थी फीस। ओके। ये ऑल ऑफ अ सडन जो फीस बढ़ी है, ये नीट जब से हुआ है कि नीट क्लियर करना ज़रूरी है, उसके बाद से ऑल ऑफ अ सडन फीस डबल और ट्रिपल हो गई है। अच्छा यार, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेडिकल कॉलेजेस डोनेशन ले रहे हैं इंडिया में? ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है प्राइवेट जो डोनेशन नहीं ले रहा। ये तो बहुत मोटी कमाई हो रही है कॉलेजेस की फिर। हो ही रही है वो, तो अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने अगर ये बोल दिया कि आप अपने एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू करवाना है, तो उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे उन्होंने फ़ीस के ऊपर कैप लगा दिया, तो उन्होंने हॉस्टल फ़ीस 12-12 लाख रुपए कर दी साल की। मतलब अगर गोलमोल घुमा के बात देखी जाए, सारे मेडिकल कॉलेजेस की फीस, मतलब कोर्स 1 करोड़ के आसपास बैठेगा। किसी ने हॉस्टल चार्जेस बढ़ा दिए हैं, किसी ने फीस बढ़ा दी है। 1 करोड़ तो आप मान के चलो MBBS की फ़ीस। 1 से 1.25 करोड़। हाँ, 1 से 1.25 करोड़ रुपए आप मान के चलो। और जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने सुना है डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं, वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब तो खैर MBBS के बाद भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो तो उसके बाद तो खैर अच्छा हो ही जाता है। 4-5 ईयर्स का स्ट्रगल है, बट वो हो जाता है उसके बाद। अच्छा, जैसे ये 50 लाख रुपए, सॉरी मैं बार बार इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा फैसिनेटिंग लग रहा है। 50 लाख रुपए जो डोनेशन जाता है, ये कॉलेज एक्सेप्ट कैसे करता है? बैंक, मतलब डायरेक्ट अगर बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो लेगा नहीं, तो पकड़ा जाएगा। तो ये जो डोनेशन जाती है कैसे जाती है? काला धन, मतलब कैश में जाता है, हवाला के थ्रू जाता है? कॉलेज एक्सेप्ट कैसे करता है इतना सारा, इतना मोटा अमाउंट? कैश, जितना मैंने सुना है इट्स कैश। ओके। तो यार फिर तो एक बात बताओ कि अगर कोई सैलरी ज्वाइन कर रहा है 50,000 की MBBS करने के बाद, जिस कैंडिडेट ने खर्च किए हैं 1 से 1.25 करोड़, तो उसकी तो ज़िंदगी निकल जाएगी पूरा अपना अमाउंट रिकवर करने में। यार अगर आप नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल की जॉब करते रहोगे तो शायद हाँ,
लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप फेलोशिप कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा करने में 2 साल लग जाते हैं और 5.5 साल के बाद 2 साल और आप डिप्लोमा कर लो तो आपकी थोड़ी बेटर सैलरी लग जाएगी। आप कोई फेलोशिप करके अपना सेंटर खोल सकते हो। बट अगेन इन सब में भी ये बहुत हैवी कॉस्ट वाली चीज़ है। अगर आप अपना सेंटर खोल रहे हो उसमें कॉस्ट लगेगी, अगर आप फेलोशिप कर रहे हो उसमें कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट तो इन सब चीज़ों में लगेगी अच्छी खासी, बट ये है कि आप फिर एक डिसेंट अमाउंट अर्न करने लगते हो। ओके, तो ये तो चलो एमबीबीएस का हो गया। पीजी में भी यही सीन चलता है डोनेशन का? पीजी में तो इट्स गोइंग क्रेजी, यू हैव नो आइडिया हाउ क्रेजी इट इज़ गोइंग। पीजी में मैं टू ब्रेक द आइस आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, ऑर्थो इन सब की सीट चाहिए तो आपका 3 साल का खर्चा आप 2.5 से 3 करोड़ मान के चलो। बाप रे, दिस इज द ट्रूथ। इतना पैसा है किसके पास? है यार लोगों के पास, सरप्राइजिंगली है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था इवन आई वाज शॉक्ड, बट मैं देख रही हूँ कि लोग कर रहे हैं इतना पैसा दे दे के। सिर्फ पढ़ाई के लिए लोग इतना पैसा खर्च करते हैं? हाँ, मेडिकल में तो कर रहे हैं, मैंने देखा है लोगों को करते हैं। लेटेस्ट तो मैंने 4.5 CR तक का भी सुना है कि इतने की भी सीट जा रही है। अच्छा, ये जो आप पूरा अमाउंट बता रहे हो ये सिर्फ डोनेशन है या फिर इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस है? ये जो अमाउंट है ये ऐसे जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है, ठीक है, आप मेरा एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेडियोलॉजी की सीट उठानी है किसी कॉलेज में, तो मैं कॉलेज के पास जाऊंगी। कॉलेज मुझे बोलेगा कि आप नीट पीजी का एग्ज़ाम जो है उसमें बस पासिंग मार्क्स ले आओ, कट ऑफ क्लियर कर दो, आप यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दो, हम आपकी सीट किसी और को नहीं देंगे। अगर किसी की इतनी अच्छी रैंक आ गई उसके बाद भी ये सीट आपकी फिक्स्ड है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा इसके ऊपर कितना जाएगा, तो वो बोलेगा कि मैम देखो रेडियोलॉजी की सीट का जो है वो अभी मोटा मोटा आप लगा लो कि 2.5 करोड़ तक का चल रहा है। तो फिर जब मेरा एक बार एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में, क्योंकि सीट तो मेरी ऑलरेडी बुकड थी, तो मुझे वो अमाउंट देना है जाके, सीट मेरी हो जाएगी। कई बार 2-2 साल तक लोगों ने सीट होल्ड पे डाल रखी होती है क्योंकि पेरेंट्स पैसा तो देकर आगे सीट रोकने का, लेकिन बच्चे से कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है। तो फिर वो जब कट ऑफ क्लियर होती है उसके बाद वो सीट मिलती है फिर। ओके। मैंने अभी रिसेंटली जयपुर में, साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसकी फीस इज़ नॉट दिस मच, ठीक है, तो उसकी 3 साल की फीस अभी 90 lakhs के आसपास गई है। एंड साइकेट्री इज अ ब्रांच जिसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो दिस इज़ द मिनिमम दैट गोज। इसके ऊपर अगर आप रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और मेडिसिन जैसे मैंने बताया अगर आप लोगे तो इसकी 2 या 2.5 CR इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, अभी सबसे टॉप ब्रांच कौन सी चल रही है जिसके पीछे लोग क्रेजी हो रखे हैं? डर्मेटोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, क्योंकि आपको मतलब बहुत ज़्यादा आवर्स हॉस्पिटल में नहीं देने, कुछ आवर्स देकर आप वापस आ सकते हो और पे भी अच्छा है, पेशेंट्स भी हाई पेइंग आते हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो गई है। डरमैट एंड रेडियोलॉजी की? यस। कितना लगभग डोनेशन एंड फीस इसका क्या हिसाब किताब रहता है अगर इन दो ब्रांचेस का मान के चले तो? मतलब आज अब ऐसा हो गया है कि इन लोगों ने फीस इतनी बढ़ा दी है, एक एक साल की फीस 35 से 40 लाख रुपए आप ले रहे हो, तो वो ही एडअप बहुत ज़्यादा हो जाता है 3 साल का। उसके बाद आप उसमें हॉस्टल फीस मिला दो, तो ये जो डोनेशन है दिस इज इंक्लूडिंग द कॉलेज फीस एंड हॉस्टल फीस। ओके। तो ये डोनेशन प्लस कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल फीस मिला के ये इतना हो जाता है कि 3.5 4.5 CR तक जा रहा है। तो फिर बंदा अगर जॉब पकड़ता है पीजी करने के बाद तो कितने की लगेगी? बिल्कुल, अगर नया नया कोई करके आया तो उसकी लगेगी अराउंड मैक्सिमम 1.5 के आसपास की। 1.5 lakhs? यस। प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में अराउंड 1.5 lakhs, बट वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। बंदा जैसे अपनी ओपीडी करने लगता है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है फिर देयर इज़ नो एंड टू इट। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आप हॉस्पिटल भी जाने लगो 2-3, तो फिर उसके बाद अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। बट इसमें लोगों की एक सोच भी आ जाती है ना कि फ्रेशर अगर कोई बंदा है तो उसको लोग दिखाना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम तो सीनियर डॉक्टर को दिखाएंगे। ये तो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो ये ना यार कि आपको दिखाने से पहले बंदा क्या करेगा कि 10 जगह रिसर्च करेगा कि बेस्ट डॉक्टर इन दिस सिटी, बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट इन दिस सिटी, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन दिस सिटी। वो तो खैर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है।
बट ये है कि विद टाइम आपकी प्रैक्टिस जम जाती है और फिर आप कमाने लगते हो अच्छा खासा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर कोई डॉक्टर है तो वो 35-40 तक आते आते उसकी कुछ प्रैक्टिस जम पाएगी। हाँ, बहुत अच्छे लेवल पे हाँ। बट ये है कि आप ऑलरेडी कमा रहे हो 10 साल से, तो वो एक बेस तो बन ही जाता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हो जाता है, इट्स मैनेजेबल, मतलब आप कर लेते हो फिर। एंड जो पीछे इतना पैसा पढ़ाई में लग चुका है उसको रिकवर करने में तो फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। यार डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस के विद इन 3-4 ईयर्स में बहुत अच्छा अर्न करने लगते हैं, क्योंकि एक तो ब्रांच भी मैटर कर जाती है, आपकी ऐसी सिटी में वो मैटर कर जाता है, आपका काम मैटर कर जाता है। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो विद इन नो टाइम आपका नाम बन जाता है सिटी में और आप अच्छा कमाने लगते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट ये है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।